औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 1 विंडो टू वर्ल्ड जियोग्राफी क्लास 8। टॉपिक है हमारा 1.4 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस एंड सीज। ओशंस आर लार्ज एंड डीप मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मोस्ट मरीन लाइफ टू लिव हियर। माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन बैक्टीरिया एंड शिम्प्स आर कॉमनली फाउंड इन ओशंस। अब अल्लाह पाक ने हमारे ओशंस इतने गहरे और इतने बड़े बनाए हैं। यू नो वेरी वेल दैट हमारी अर्थ जो है उसका 70% जो है वहाँ पर आपको ओशंस नज़र आएंगे, पानी नज़र आएगा। तो उसमें अल्लाह ने इतनी ज़्यादा मखलूक़ात रखी हुई हैं, बहुत बड़ी भी और बहुत बहुत छोटी, यानी माइक्रोस्कोप से दिखने वाले प्लैंकटन्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, शिप्स हैं और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ी मखलूक़ात ही उसमें रहती है। इतना बड़ा समंदर इतना गहरा है, कहीं से 10-10 हज़ार फुट गहरा है, कहीं 4 हज़ार, कहीं 7 हज़ार फुट है, इतने बड़े बड़े ट्रेंचेस हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ वो यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइक्रोस्कोपिक जानवरों से लेकर आबी हयात से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक सब इसमें समाये हुए हैं। अल्लाह ने उसको इतना बड़ा बनाया है। मोर ओवर द मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट्स इम्पैक्ट द वेदर ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारे जो ना सिर्फ हमें समुद्रों में से आबी हयात मिलती है, खाने के लिए मछलियाँ मिलती हैं, इसके अलावा जो समंदर में उठने वाली लहरें हैं ना, जो गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की तरफ जाती हैं और ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ आती हैं, इनको हम ओशन करंट्स बुलाते हैं। बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है वो जाता है ठंडा होने के लिए आर्टिक की तरफ, और आर्टिक का ठंडा पानी इधर आ जाता है। जैसे आप पतीली के अंदर पानी रख दो ना, तो जो नीचे गर्म पानी हो रहा होता है पैंदे के साथ चूल्हा जलने से, वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और ऊपर सरफेस का पानी पतीले में मौजूद वो ठंडा होता है, वो नीचे की तरफ सफ़र करना शुरू करता है। इसी तरह हमारी अर्थ में नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ ये ओशन करंट्स चलते हैं, पानी के चक्कर चलते हैं, जिससे हमारा मौसम तब्दील होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, सी की तरफ से सी ब्रीज़ आती है, और समुद्री तूफ़ान है, उसमें बहुत कुछ है, बादल बनते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ लें तो ओशंस एंड सीज provide food. They control world climate and generate most of the oxygen needed by living things. अब अगर यहाँ यूज़फुलनेस या इम्पोर्टेंस की बात आई है तो यकीनी बात है कि हम बताएंगे कि हमें आखिर ओशन से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमें सी फूड मिलता है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मेडिसिन्स भी हैं, उसमें सीवीड भी है। ठीक है ना, सी फूड में सिर्फ मछलियाँ नहीं हैं। इसके अलावा वहाँ पर घोंगे हैं, सीपियाँ हैं, मोती हैं। अल्लाह ने कितना ख़जाना समंदरों में रखा हुआ है। इसके अलावा वो हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट को, पूरी दुनिया के क्लाइमेट को कंट्रोल किए हुए, बिकॉज वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जितनी भी मरीन लाइफ और नीचे जो कोरल रीफ्स और कोरल जो है नीचे समंदर के बिल्कुल बेड के साथ, या वहाँ पर समुद्री पौधे हैं, सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ का जो ऑक्सीजन बन रहा है वो इन्हीं ओशंस में से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे हम सांस ले रहे हैं। क्योंकि ना, बिकॉज द ट्रीज आर नॉट इनफ टू प्रोवाइड द इनफ ऑक्सीजन टू द ह्यूमन और टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। तो इसके लिए अल्लाह पाक ने इंतज़ाम करके रखा हुआ है समंदर की शक्ल में कि वो इतनी ऑक्सीजन हमें जो मिलती है सबसे ज़्यादा वो समुद्रों की तरफ से आती है। और इसके अलावा यहाँ वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मेडिसिन्स मिलती हैं, हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, हम मोती और सीपियों की शक्ल के अंदर जो शेल्स होते हैं वो शेल्स भी ज़ाया नहीं किए जाते हैं, उनसे कैल्शियम की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। और इसके अलावा और भी किस्म की बहुत जड़ी बूटियाँ हैं जो कि पानी में उगती हैं, पानी के वो सारे हैं। ठीक है ना, कुछ स्पेशल सॉल्ट्स हैं, वो हमारी दवाइयों का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा मछली के जो अंडे हैं वो भी हमारी दवाइयों का हिस्सा हैं। अभी बात यहीं ख़त्म नहीं होती, खाने पीने और दवाइयों तक। दे सपोर्ट टूरिज्म, फिशरीज एंड शिपिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। अब इसके अलावा हमारे जो सी और ओशंस हैं वो टूरिज़्म का बहुत बड़ा उनका जो है ना हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो समंदरों के अंदर सफ़र करना पसंद करते हैं। ठीक है, और बड़ी बड़ी क्रूज़ जो होती हैं ना, बड़ी बड़ी कश्तियाँ जिनके अंदर शिप्स टाइप क्रूजेज़ होती हैं वो, और उनके अंदर 2-2 हज़ार बंदा जो है ना वो 2-2 महीने के लिए सवार हो जाता है और डिफरेंट डेस्टिनेशन पर होता हुआ समंदर के अंदर सफ़र करता है और इन्जॉयमेंट करता है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है। इसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट है जो कि ऑफिशियली समंदर में से शिकार करते हैं और प्रोवाइड करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ऐसे भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जहाँ कोई समंदर नहीं है, तो उनको भी तो सी फूड चाहिए ना, उनका भी दिल करता है खाने को, तो फिर वो फिशरीज़ हैं जो उनको प्रोवाइड करती हैं वहाँ से समंदर से पकड़ के और फिर वहाँ पर एक्सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा हमारे बड़े बड़े कंटेनर्स अगर हम रोड्स के ऊपर से लेकर जाएँ तो मुमकिन नहीं है
कि हम एक साथ 1000 कंटेनर को उठाकर एक ही गाड़ी पर लाद कर लेकर जाएँ। तो इसमें हम समंदर का शुक्रिया अदा करेंगे, वहाँ पर हमारे पास जो है बड़े-बड़े वेसल्स हैं जो कि हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार कंटेनर अपने ऊपर रखते हैं और बड़े मज़े से समंदर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कोई उस तरह की हर्डल्स नहीं होती, जैसे रोड के ऊपर है, ब्लॉक हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई। खतरात होते हैं समंदर में भी तूफ़ान की शक्ल में, लेकिन इंश्योर्ड होता है आपका माल जो है ना, आजकल जितने भी कंटेनराइज़ शिपमेंट्स होती हैं वो उनके ऊपर इंश्योरेंस होती है। अगर वो नुकसान हो जाए तो एटलीस्ट अगर 100% नहीं तो उसका 50% आपको पे बैक हो जाता है। तो इसलिए समंदर के अंदर ही आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप अंडरलाइन कर दें, मैंने भी आपके लिए कर दिए हैं, तो ये आपने ज़रूर याद करने हैं इम्पोर्टेंस को लेकर। आगे यहाँ वो कह रहे हैं कि द मरीन रिलेटेड इंडस्ट्री प्रोवाइड वेरिड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, दे आर ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अब इसके अलावा एक और बात है जो कि बहुत अहम है कि हमारी बेरोज़गारी जो है ना बढ़ती चली जा रही है। तो समंदर जो है आपको जहाँ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, खाना है, आपका टूरिज़्म है, आपकी और शिपिंग लाइफ है, या आपकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर जाना है, वहाँ आपको नौकरियाँ भी दे रहा है। यानी जितनी ज़्यादा यहाँ पर शिप्स चलेंगी, ज़ाहिर बात है उतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हैंडल करने के लिए उन सारे मामलात को। इस पिक्चर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है और आपको पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है। पौधे अपना खाना बनाते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ट्रांसपिरेशन के तौर पर हमें देते हैं, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है और एक्सेसिव वाटर पौधा छोड़ता है। तो जो पानी के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, तो पानी के पौधों में हार्ड कोरल आ जाते हैं, सॉफ्ट कोरल आ जाते हैं, इसके अलावा क्लैम्प्स और स्पॉन्जेस आ जाते हैं, जो पौधे तो नहीं है लेकिन पौधे नुमा ये सीपियाँ होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो तकरीबन 50% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन बनाने के जो है ना काम करती हैं। फ़िश हैं वो भी प्रोड्यूस कर रही हैं, ज़ू प्लैंक्टन्स हैं वो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस समंदर के अंदर ही चल रहा है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन अल्लाह ने ये हमारे लिए निज़ाम जो है ना, हमारे सांस लेने के लिए इतना प्यारा निज़ाम समंदर के अंदर बनाया हुआ है। लास्ट लाइन के अंदर इन्होंने फिर हमें बताया था कि ग्रेट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है। तो रिक्रिएशन इस तरह, क्योंकि हम वहाँ पर अगर कोरल रीफ को देखने जाते हैं, स्कूबा डाइविंग वगैरह है या और बहुत सारे जो है ना वाटर स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये भी रिक्रिएशन के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा समंदर के आबी हयात को बचाना और कंजर्वेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना इसका हिस्सा है। हम नीचे इन डायग्राम्स को देख लेते हैं जिसमें हमें ओशंस की और इम्पोर्टेंस जो है ना उसको डिस्क्राइब किया गया है। द एयर वी ब्रेथ, 50% द ओशन प्रोड्यूस ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स ऑक्सीजन एंड स्टोर 50 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन ओवर एटमॉस्फेयर। तो हमारी ज़मीन पे जो पौधे लगे हुए हैं या दरख्त हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर नहीं खींचते और हवा को साफ़ नहीं करते जितना समंदर करता है। अब वो समंदर आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन भी कर रहा है बाय कंज्यूमिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है आपको 50% तकरीबन, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन क्या है कि कवरिंग 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब हम पानी से हमारी ज़मीन का जो 70% हिस्सा है वो ढका हुआ है, ठीक है, उस पर पानी मौजूद है। तो ओशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। अब पानी क्या करता है, मैंने आपको ये ओशन करंट्स का बताया था ना, आपको साउथ और नॉर्थ पोल्स का पता है, ठीक है। हमारी अर्थ के जो नॉर्थ है वो ऊपर की तरफ है और साउथ नीचे की तरफ है। तो इसके दरमियान जितने भी समंदर लगते हैं वो पैसिफिक है या अटलांटिक है। आर्टिक की तरफ से ठंडा पानी आता है हमारे इक्वेटर के पास, जो हमारी अर्थ का दरमियानी हिस्सा है, ठीक है, जिसमें हाफ हमारी अर्थ हुई हुई है, ठीक है, जहाँ पर सारा साल गर्मी रहती है, उस इलाके में आता है। और यहाँ से इक्वेटर के पास से गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी को जगह देने के लिए उस गर्म पानी को वहाँ से हटना है, तो वो कहाँ को जाएगा, वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ रवाना हो जाएगा, ठीक है। तो ये गोल साइकिल चल रहा है, समझ लें। और इस तरह क्या होता है कि हमारा क्लाइमेट जो है ना, वहाँ हवाएं चलती हैं, मौसम तब्दील होते हैं, सर्दी गर्मी आती है। तो ये जो वेदर पैटर्न है ना वो मरहून मिन्नत है समंदरों का। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का मैंने आपको बताया था कि 76% ऑफ ऑल यूएस ट्रेड इन्वॉल्विंग सम फॉर्म ऑफ मरीन ट्रांसपोर्टेशन। तकरीबन यूएस से जितना भी, अमेरिका जितना भी अपना ट्रेड कर रहा है पानी के रास्ते कर रहा है, ठीक है। और
ये सबसे सस्ता तरीन और आसान तरीन तरीका है तिजारत का, जिसमें आपकी बहुत बचत भी होती है और आप बड़े आसानी से बहुत बड़ा जो कंसाइनमेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हो। रिक्रिएशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रॉम फिशिंग टू बोटिंग टू कयाकिंग एंड व्हेल वॉचिंग द ओशंस प्रोवाइड अस विद सो मेनी यूनिक एक्टिविटीज़। बहुत सारी एक्टिविटीज़ समंदर में हो रही है। लोग व्हेल देखने के लिए जाते हैं, बाकायदा फेरीज के अंदर बोट्स में बैठ के, शिप्स में बैठ कर जाते हैं। इसके अलावा क्रूजेज़ जो चलती हैं, ठीक है, वो तो खैर टूरिज़्म का हिस्सा है ना। रिक्रिएशन में हम कयाकिंग होती है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ये पैराशूटिंग हो रही है और इसको कयाकिंग ही बुलाया जाता है, और सर्फिंग वगैरह है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो समंदर से रिलेटेड हैं, इससे पैसा आ सकता है। फिर 282 बिलियन amount the US ocean economy produces in goods and services. Ocean dependent businesses employ almost 3 million people. तो देखिए इकोनॉमी को भी बरकरार रखा हुआ है मुल्कों की। 282 बिलियन जो है ना, थोड़ी रकम नहीं होती। और ये ईयर बेसिस के ऊपर, मंथली बेसिस के ऊपर ये जो इनको रेवेन्यू मिल रहा है यहाँ से, और गुड्स और सर्विसेज की शक्ल में। लोगों ने अपनी शिप्स रखी हुई, अपने वेसल्स रखे हुए, जिसके ऊपर कंटेनर डालकर वो लोगों से पैसा वसूल करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको उन्होंने बता रहे हैं कि 3 मिलियन तकरीबन जो है ना, 30 लाख लोगों को समंदर की वजह से ही नौकरियां मिलती हैं। वहाँ पर इनको पोर्ट्स के ऊपर काम के लिए और शिप्स के ऊपर और वेसल्स के ऊपर काम करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। The ocean provide much more than just seafood. Ingredients from the sea are found in surprising foods such as peanut butter and soya milk. अब आप हैरान रह जाएंगे कि हम जो सोया मिल्क वगैरह पीते हैं, या डब्बों का जो दूध होता है और पीनट बटर जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे मसाले जाते हैं जो समंदर से लेकर डाले जाते हैं, ठीक है। कुछ सॉल्ट्स हैं उस तरह के, सी सॉल्ट्स हैं, और और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह वो भी एडेड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा सी फूड तो है ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिसिन भी आपको मैंने बताया था कि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन की प्रोडक्ट्स हैं जो हम समंदर से हासिल करते हैं। उसके वो ख़ास अज्जा हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें कैंसर से लड़ने के लिए। फिर आर्थराइटिस है, जोड़ों की दर्द है, जोड़ों की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स हैं। अल्जाइमर डिजीज़ ये होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी मेमोरी जो है ना आपकी लॉस कर जाते हो, आप ब्रेन डिजीज़ है ये। इसके अलावा दिल की बीमारियां, इसका इलाज भी जो है, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि समंदर से लिए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज़ ओशन एज अ सोर्स ऑफ फूड, यानी ज़रिया है ये खुराक का। जो समंदर है हमारे, ज़रूरी नहीं कि ज़मीन के ऊपर काश्तकारी के ज़रिए ही हम फसलें उगाकर खाना खा सकते हैं। सी फूड भी लोग इससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना इन्वॉल्व है इसके अंदर, इस फूड इंडस्ट्री के अंदर। ये जो समंदर से मछलियाँ और क्रैब्स और लॉबस्टर्स और बहुत सारी श्रिम्प्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहने लाई जाती हैं। बिलियंस ऑफ पीपल कंज्यूम फिश एंड सी फूड एवरी डे दैट कम फ्रॉम द ओशंस, यानी लाखों में ये तादाद है लोगों की जो कि डेली बेसिस के ऊपर सी फूड खाता है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बेशक ना खाया जाए, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में उनकी मजबूरी, आर्टिक की बात हो, अंटार्कटिका की बात हो, खैर वहाँ की पॉपुलेशन कम है, लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा, चाइना में बहुत ज़्यादा, जापान में बहुत ज़्यादा सी फूड खाया जाता है। फिश इज़ ओनली वन टाइप ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम सी एंड ओशंस। अब अगर बात आए सी फूड की, तो उसमें सिर्फ मछली नहीं है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, या सिर्फ मछली को ही हम समुद्र से खाते हैं। Water plants and other species like algae, which are rich in protein and other nutrients, are also found in oceans. तो हमारे लिए समंदर के पौधे, ठीक है, और इसके अलावा उनमें उनकी बहुत सारी किस्में जिनमें एल्गी भी है, ठीक है, क्योंकि ये ख़जाना है, ये बहुत रिच होती है प्रोटीन्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो हम इसको भी खाते हैं, इन पौधों को भी खाया जाता है। सी वीड का इन्होंने जिक्र नहीं किया यहाँ पर, उसको भी बड़े शौक से जो है ना सुशी के ऊपर लपेट के लोग खाते हैं। उसमें बहुत मिनरल्स और विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। अब आपको दिखाएं इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड की बात की जाए कि ये मछली आखिर कहाँ कहाँ खाई जाती है, तो आपको इस पूरे नक्शे के अंदर जितना येलो पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये सब कंज्यूमर है मछली के, जो कि समंदरों से आती है। यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, तकरीबन हमारे 5 जो हैं बड़े कॉन्टिनेंट्स, उन सब में सी फूड जो है बड़े शौक से खाया जाता है।
चलिए जल्दी से अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मरीन लाइफ प्रेजेंट इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, जिनमें इंक्लूडेड हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जैसे एक जंगल में आपको हर तरह का जानवर मिलेगा, हर तरह का दरख्त मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे, तो एक रौनक लगी हुई होती है। ठीक है, जिस तरह शादी होती है तो आपको हर तरह का रिश्तेदार वहाँ नज़र आता है, हमसाए नज़र आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इसी तरह आप अगर समंदरों की बात करें ना, तो समंदरों के अंदर भी तरह तरह के आपको जानवर मिलेंगे, पौधे मिलेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। तो एक बड़ी रौनक अल्लाह ने लगाई हुई है समंदर के अंदर। सम पार्ट्स ऑफ द ओशंस आर कंसिडर्ड द बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट्स बिकॉज नंबर ऑफ रेयर स्पीसीज दैट एग्जिस्ट देयर आर फाउंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। अब कुछ समंदर में ऐसी जगह हैं जिनको हम बायोलॉजिकली हॉटस्पॉट बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नायाब किस्म के आबी जानवर मौजूद हैं जो दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके, कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं बाकी हिस्सों से, और बस यही वो हॉटस्पॉट बाकी बचे हैं जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकें या अपनी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पर कायम रखी हुई हैं। और हम उन हॉटस्पॉट्स को प्रिजर्व करने के चक्कर में, कंजर्व करने के चक्करों में हैं, ताकि इन हॉटस्पॉट पे ना तो शिकार किया जाए, पाबंदी होती है ऐसे इलाकों पर, और यहाँ पर कोई कूड़ा करकट नहीं फेंके, जैसे स्पिल्स होते हैं, ऑयल स्पिल्स होते हैं, अपनी बड़ी बड़ी शिप्स जो होती हैं ऑयल स्पिल्स करती हैं, ख़राब तेल वहाँ फेंकती हैं अपना। ठीक है, और गार्बेज फेंका जाता है और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो उनको हॉटस्पॉट इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर एक्सटिंक्ट होने वाले जानवर रह रहे हैं दुनिया में, और इनको जो है ना किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ब्लू कार्बन इज द कार्बन कैप्चर्ड बाय द वर्ल्ड्स ओशंस एंड द कोस्टल इकोसिस्टम लाइक मैंग्रोव्स, sea grass, birds, tidal marshes and other marine and coastal vegetation. ब्लू कार्बन अब यहाँ पर एक ऐसा कार्बन है जो हासिल किया जाता है कोस्टल एरिया के आसपास वाली जगह से। कोस्टल का साहिली पट्टी जो होती है ना, उसके आसपास जितना इलाका होता है पानी वाला, उसको हम समंदर बुलाते हैं, तो वो कोस्टल एरिया होता है। ठीक है, वहाँ से हासिल किया जाता है, और उन कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर मैंग्रोव्स होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव्स कहते हैं छोटे दरख्तनुमा पौधों को, जिनकी जड़ें तो पानी के अंदर होती हैं और उनके ऊपर जो पत्ते वत्ते होते हैं वो पानी से बाहर की तरफ निकले होते हैं। जैसे ये टॉप जो है आपको मैंग्रोव नज़र भी आ रहा है। ठीक है, और इसके नीचे आप आ जाए तो सॉल्ट मार्श और सेडिमेंट्स और सी ग्लास वगैरह का इलाका आ जाता है, जो ये वो घास है जो पानी के नीचे, समंदर के पानी के नीचे सी बेड के ऊपर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये भी कार्बन जो है ब्लू कार्बन छोड़ने का बेहतरीन ज़रिया है। इसके अलावा हमारे पास कोरल रीफ, फिर अगर आप और थोड़ा डीप जाते हैं पानी में, समुद्री इलाकों के अंदर, ठीक है, ओशंस की बात नहीं हो रही, समुद्री इलाकों की बात हो रही है। तो समुद्री इलाकों का जो फ़र्क है ना वो ये बचा कि सी ऐसी जगहों को कहते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी मेरी, जो कि साहिली पट्टी के साथ साथ जितना पानी होता है उसको हम सी में काउंट करते हैं, और समंदर जो आगे ओशन की बात होती है वहाँ पर कोई आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी, वहाँ सिर्फ पानी होगा, और बहुत गहरा, 4-4 5-5 हज़ार फुट गहरा होगा नीचे, या 3,000 या 2,000 फुट गहरा होगा, तो उस जगह को ओशन बुलाया जाता है। अब ये कोरल रीफ भी समुद्री इलाके में पाया जाता है, क्योंकि समंदर के जो सी बेड होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है, और वहाँ पर बहुत किस्म की मछलियाँ, रंग बिरंगी छोटी और इस तरह की हर तरह की खूबसूरत मछली पाई जाती है, जहाँ पे ज़्यादा स्कूबा डाइविंग वगैरह का जो एक्टिविटीज़ है ये वहाँ टेक प्लेस होती हैं, और यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन पौधों और मछलियों को मिलता है, सनलाइट भी पहुँचती है अच्छे से पानी के अंदर नीचे तक, काफ़ी दूर तक, तो इसलिए यहाँ से ये ब्लू कार्बन हासिल किया जाता है। These coastal vegetations are also climate change adaptations. They protect the coast from erosion, storm and sea level rises. अब ये भी अडेप्ट किया है इन्होंने वहाँ का क्लाइमेट। जितनी भी वेजिटेशन आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये पौधे, ये छोटे छोटे कोरल रीफ्स और यहाँ के जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये सब क्या अडेप्टेटर्स हैं। जैसा उनको क्लाइमेट यहाँ मिला है वो उस तरह ही पलने भरने शुरू हो गए, परवरिश पाना शुरू हो गए, ये सीख गए यहाँ पर रहना। जैसे कोई बंदा आर्कटिक में जाता है तो वहाँ रहना सीख जाता है। अगर हम पहाड़ी इलाकों में रहना शुरू कर देते तो हमें वहाँ पता चल जाता है कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने हैं या अच्छी खुराक गर्म खानी है, क्योंकि वहाँ सारा साल सर्दी रहती है। इसी तरह इसके अलावा इनका फ़ायदा ये है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं जो भी आपकी अगर सैलाब आ जाता है या सुनामी आ जाता है या किसी किस्म की कटाव होता है पानी का,
ज़मीनी कटाव उसको भी ये रोकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो कोस्ट है ना, आपकी जो साहिली पट्टी वो सेफ़ रहती है, वहाँ पर ज़्यादा आपका कटाव नहीं होता और मिट्टी ज़्यादा पानी के अंदर नहीं जाती और आपका वो इलाका बड़ा सेफ़ और साउंड रहता है इन्हीं कोरल रीफ्स और इन्हीं ब्लू कार्बन गिवर्स की वजह से। और जिनमें मैंने आपको बता दिया शामिल है मैंग्रोव्स, सी ग्रास बेड्स, टाइडल मार्शेस और मरीन कोस्टल वेजिटेशन जिसमें रीफ्स वगैरह आ जाते हैं। द मरीन प्लांट प्रोवाइड नियरली 50% ऑफ द ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं मरीन लाइफ के, आपको पहले भी पीछे भी हम बताया मैंने कि 50% जो है ना पूरी हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका 50% ये पैदा करते हैं ऑक्सीजन। दे आर द बेसिक फूड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ओशनिक लाइफ। और इसके अलावा यही पौधे जो हैं, यही रीफ्स जो हैं या छोटी मछलियाँ जो हैं, वो समुद्र में रहने वाले बाकी जितने भी आबी हयात है या आबी जानवर हैं उनकी खुराक भी हैं, ठीक है ना। वो अपना खाना भी इन्हीं से खाते हैं। वो कुछ मछलियाँ होती हैं या बड़ी मछलियाँ होती हैं या क्रैब्स हैं या टर्टल्स हैं, वो इन्हीं छोटी मछलियों को खाते हैं या पौधों को खाते हैं या रीफ्स को खाते हैं, ठीक है। स्मॉल फिश दैट ईट देम बिकम फूड फॉर बिगर सी क्रीचर। अब छोटी मछलियाँ जो छोटे पत्तों पौधों को खा रही हैं और पेट भर रही हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्लैंक्टन्स आ जाते हैं और जिनमें बैक्टीरियाज और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें आपके वो श्रिम्प्स आ जाते हैं, वो छोटी मछलियाँ उनको खा जाती हैं और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो ये एक इनका जो है ना फूड साइकिल भी अंदर चलता रहता है। चलिए हम जल्दी से इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबियन सी पढ़ लेते हैं। Pakistan is located in the cusp of Arabian Sea, which provides an important link between the neighboring areas of Iran, the Arabian Peninsula, including Yemen, Oman, United Arab Emirates, and African nations and India. Arabian Sea is a vitally important trade route for Pakistan. It depends on the Arabian Sea for 95% of its total trade and 100% of its petroleum, lubricants, and supplies. अब यहाँ पर हमें क्यों इतना अहम करके बताया गया अरेबियन सी को? बिकॉज़ पाकिस्तान जो है ना, यहाँ जो इन्होंने लाइन लिखी है द कस्प ऑफ अरेबियन सी, पाकिस्तान जो है वो दिल है जो अरेबियन सी है उसका। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सेंटर में आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर के अंदर, ठीक है। एक साइड पर इसके राइट साइड पर इसके ईरान लग रहा है, इसकी नेबरिंग कंट्री। उसके आगे आपके पास ओमान आ जाता है, अरेबियन पेनिनसुला आ जाता है। अरेबियन पेनिनसुला से मुराद ये होती है कि पेनिनसुला ज़मीन के ऐसे टुकड़े को बुलाया जाता है जो 3 तरफ से तो पानी में घिरा हो लेकिन एक तरफ से ज़मीन के साथ जुड़ा हो, ठीक है। और इसके अलावा ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके साथ भी इसका जो है ना ट्रेडिंग लिंक बन रहा है, ठीक है। राइट साइड पे तो ये हो गया अरेबियन सी के रास्ते, ये तिजारत करता है इतने इलाकों में, इतनी सारी कंट्रीज़ के अंदर, और इधर से इंडिया इसको लगता है, ठीक है। बेशक आजकल हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अरेबियन सी जो है ना, यहाँ उन्होंने आपको बताया कि द अरेबियन सी इज़ अ वाइटली इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए जो अगर सी रूट है ना कोई गर्म पानी का, तो वो यही है। इट डिपेंड्स ऑन द अरेबियन सी फॉर 95% ऑफ इट्स टोटल ट्रेड एंड 100% ऑफ इट्स पेट्रोलियम, लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल सप्लाईज। और अगर हम इसको बांट दें, डिवाइड कर दें कि क्या क्या चीज़ हम पानी के रास्ते तिजारत करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तकरीबन 95% तो हमारा ट्रेड जो है वो से अरेबियन सी से हो ही रहा है, जिसमें से 100% जो है ना उसमें हम बाहर से तेल मंगवा रहे हैं और लुब्रिकेंट्स मंगवा रहे हैं। लुब्रिकेंट्स भी ग्रीस वगैरह और दूसरे तेल जो इसमें आ जाते हैं, और इसके अलावा दूसरी ऑयल की सप्लाईज हैं, ठीक है। उस ऑयल के अंदर हम सोया जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पाम ऑयल है, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपके कुकिंग ऑयल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हम तो पैदा नहीं करते कुकिंग ऑयल, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसको फिर यहाँ पर रिफाइनरीज में ले जाकर उस काबिल बनाया जाता है और फिर उसको आगे बॉटल्स में पैक किया जाता है। तो पाकिस्तान के लिए अरेबियन सी की इतनी ज़्यादा अहमियत है, और पाकिस्तान वैसे भी अल्लाह ताला ने दिल में रखा हुआ है अरेबियन सी के। अब तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम सी पैक के नाम से जानते हैं, आपने सी पैक का फुल फॉर्म ज़रूर याद करना है। सी मीन्स चाइना, P means Pakistan, E means economic, and C again corridor that connects China Western Xinjiang with the Arabian Sea to the south of Pakistan has enabled China's presence in the sea.
ना सिर्फ अरेबियन सी पाकिस्तान को ट्रेडिंग वाइज़, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाइज़ फ़ायदा दे रहा है, बल्कि अभी जो हमने सी पैक का काम शुरू किया है, ज़्यादातर उसका काम तकरीबन 80 टू 90% हम ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, ठीक है? और चाइना और पाकिस्तान ये कॉरिडोर का काम दे रहा है, यानी बाकी कंट्रीज़ के लिए हम एक रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, एक राहदारी दे रहे हैं कि वो हमारे मुल्क में से गुज़र कर दूसरे मुल्कों में लैंड लॉक्ड जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान है, इनको लैंड लॉक इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज़ दे डोंट हैव देयर ओन सी और ओशन, ठीक है? वो चारों तरफ से ज़मीन से बंद हैं, ठीक है? उनके पास कोई समंदर नहीं है। तो इसीलिए हम जो है ना उनको ये राहदारी दे रहे हैं कि वो अगर उनका सी पे से कोई चीज़ आती है या वो तिजारत करते हैं, तो वो हमारा रास्ता इस्तेमाल करके समंदर तक कराची की पोर्ट पे अपना सामान मँगा सकते हैं और यहाँ से अपने मुल्क में लेके जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर देखें हमारा मुल्क इतना खुशहाल हो सकता है सी पैक की वजह से, और मुझे समझ नहीं आती कि हमारे हुक्मरान इसको क्यों रोकने की दर पर हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं हमारी अवाम के बारे में सोचा जा रहा? आप सब दुआ करें, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह जल्द अज़ जल्द सी पैक के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे ताकि हम भी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सकें, ठीक है? और मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यही सी पैक जो ज़मीनी रास्ते से जुड़ा हुआ है, ये पानी के रास्ते में भी कुछ इलाका है जिसको हम रूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी के रास्ते का रूट जो होगा वो उसको भी हम सी पैक बुलाएँगे, और वो चाइना और पाकिस्तान को जोड़ेगा जाके ज़िनजान से, ठीक है? ज़िनजान उनकी एक पोर्ट है वेस्टर्न साइड पर, चाइना के वेस्टर्न एरिया को, क्योंकि वहाँ से अगर हम ज़मीनी रास्ते से एंटर करते हैं ना तो हमें बहुत लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए हम पानी के रास्ते में वेस्टर्न ज़िनजान जो चाइना का एरिया, वहाँ आसानी से पहुँच जाएँगे, बजाए इसके कि हम जो सामान चाइना में हमने वेस्टर्न चाइना में ज़मीनी रास्ते से पहुँचाना है, उससे बेहतर हम शॉर्टकट वे पानी के रास्ता इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर भी हमें टोल अदा किया जाएगा, लोग हमें पैसे दे के यहाँ से गुज़रेंगे। तो ये हमारा अपना पानी का रास्ता होगा जो कि सी पैक का हिस्सा है। तो इस वजह से आपको पता लग रहा है कि पाकिस्तान जो है चाइना को इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, चाइना को इसके काबिल बना रहा है कि वो अपना ट्रेडिंग जो रूट है ना, हम उसको अलाउ करें। जैसे कि अक्सर ऐसे होता है कि अपने घर में से हम किसी को गुज़रने का रास्ता दे दें, ठीक है? तो वो हमें उसके बदले में कुछ अच्छी चीज़ें देगा, ठीक है? हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा, हमारे दुख-सुख का शरीक होगा, क्योंकि हमने उसके लिए आसानी की है तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा। तो समझ लें कि हम चाइना के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उसकी ट्रेडिंग को ईज़ी कर रहे हैं, शॉर्टकट तरीके से वो अपना सामान मँगाएगा, उसके कम पैसे लगेंगे, ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा तो वो हमें भी फ़ायदा देगा बीच में से। तो यही था बच्चा इम्पोर्टेंस ऑफ अरेबियन सी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने ज़रूर इसको अच्छे से याद करना। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।